कुछ छोटे मोटे अपराधियों के एक ग्रुप को एक रहस्यमयी काम दिया जाता है। उन्हें एक छोटी लड़की का अपहरण करके उसे एक सुनसान हवेली में पहुंचाना था। काम पूरा होने के बाद उन्हें लगा कि अब बस पैसे मिलेंगे और मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके मालिक ने एक नई शर्त रख दी। उसे लड़की की सिर्फ डिलीवरी नहीं चाहिए थी, वह चाहता था कि वे पूरी रात उस लड़की की निगरानी भी करें। बदले में इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। इतनी बड़ी रकम सुनकर सभी तुरंत तैयार हो गए। मालिक उनके सारे फोन अपने साथ ले गया और हवेली छोड़कर चला गया। जब ऐना लड़की को देखने गई तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी मासूम बातें सुनकर ऐना को उस पर तरस आ गया। उसे लगा कि शायद लड़की को थोड़ा भरोसा दिलाना चाहिए, इसलिए उसने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जैसे ही ऐना वहां से जाने लगी, लड़की ने उसे आवाज दी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। ये अजीब शब्द सुनकर ऐना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि लड़की ऐसा क्यों कह रही है। वह तुरंत अपने साथियों के पास वापस गई और सारी बात बताई। उधर रिक भी किसी बात को लेकर परेशान था। उसे लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह अकेले ही हवेली की जांच करने निकल पड़ा। तभी अचानक उसकी नजर उस लड़की से मिली। रिक घबरा गया और तुरंत अपना चेहरा कॉलर से ढक लिया। उसने जल्दी से पूछा कि क्या लड़की ने उसे ठीक से देखा है। डरी हुई लड़की ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। मौका देखकर रिक ने उससे उसकी असली पहचान पूछी, लेकिन लड़की का जवाब सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता चला कि लड़की का पिता कोई आम आदमी नहीं था, वह एक बेहद खतरनाक और बदनाम क्राइम बॉस था। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। शायद इसी वजह से मालिक ने उन्हें पूरी रात लड़की की निगरानी करने के लिए कहा था। संभव था कि लड़की को छुड़ाने के लिए लोग पहले से ही उनकी तलाश कर रहे हों। अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप ने फैसला किया कि वे यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे, लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे तक पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक हवेली की सारी खिड़कियाँ भारी स्टील प्लेटों से बंद होने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरी हवेली एक किले में बदल गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे किसी जाल में फंस चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये सब किसने किया है, लेकिन इतना साफ था कि कोई उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। सच्चाई पता लगाने के लिए सभी अलग अलग दिशाओं में जांच करने निकल पड़े। तभी एक आदमी को हवेली के अंदर एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। पेंटिंग में बनी लड़की बिल्कुल उसी हॉस्टेज जैसी दिख रही थी, लेकिन एक बात समझ से बाहर थी। वह पेंटिंग सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। वह इस अजीब खोज के बारे में बाकी लोगों को बताने ही वाला था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद डीन भी आवाज सुनकर उसी जगह पहुँच गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उसे लगा शायद उसने बेकार में शक किया। वह वापस जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका साथी चुपचाप उसके ठीक पीछे बैठा हुआ था। मर्लिन को लगा कि वह मजाक करके उसे डराने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने उसे एक जोरदार लात मार दी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लात लगते ही उस आदमी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ये खौफनाक नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि इस हवेली में कुछ बेहद डरावना उनका इंतजार कर रहा है। उस आदमी की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर पर बने घाव किसी इंसान के हमले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसे बेरहमी से फाड़ डाला हो। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हवेली में क्या चल रहा है। डर के कारण ग्रुप ने फैसला किया कि अब कोई भी अकेले जांच नहीं करेगा। सभी मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। तभी ऐना को अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा कि उसका एक साथी कुछ दूरी पर बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और हैरानी दिखाई दे रही थी। ऐना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा और गर्दन बुरी तरह फटे हुए थे। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह इतने समय से उनके सामने खड़ा था और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। घबराकर ऐना तुरंत एबिगेल के पास पहुंची। अब उसे जवाब चाहिए थे। उसने एबिगेल से पूछा कि क्या उसे इस हवेली के बारे में कुछ पता है। एबिगेल ने डरी हुई आवाज में कहा कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐना की सच्ची चिंता देखकर एबिगेल थोड़ा खुलकर बात करने लगी। उसने बताया कि रिक उसके पिता के लोगों में से एक है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस पूरी योजना के पीछे असली मकसद क्या है। ये सुनते ही ऐना तुरंत रिक के पास पहुंची। उसने उससे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन रिक ने उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने ऐना को बेवकूफ कहा। उसका मानना था कि हवेली में जो भी अजीब घटनाएं हो रही थीं, उनका सीधा संबंध एबिगेल से था। रिक ने कहा कि अगर वे एबिगेल को खत्म कर दें तो सारे राज अपने आप सामने आ जाएंगे। माइक को भी उसकी बात सही लगी। वह तुरंत एबिगेल के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन ऐना उसके पीछे पहुंच गई। उसने फौरन माइक की बंदूक छीन ली। आखिर उसने एबिगेल से वादा किया था कि वह उसे कोई नुकसान नहीं होने देगी। ये देखकर रिक का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी बंदूक सीधे ऐना पर तान दी। कुछ ही सेकंड में पूरे ग्रुप के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। उधर एबिगेल चुपचाप यह सब देख रही थी। अब उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने आराम से अपनी उंगलियां मोड़ी। अगले ही पल हथकड़ी उसके हाथों से निकल गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब तक सबका ध्यान उसकी तरफ गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एबिगेल एक खतरनाक वैम्पायर में बदल गई।
और अचानक बिजली की रफ्तार से माइक पर झपटी। वह उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाने ही वाली थी। तभी रिक ने तुरंत गोली चला दी। गोली सीधे एबिगेल को लगी। वह जमीन पर गिर गई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको दहशत में डाल दिया। एबिगेल धीरे धीरे फिर से उठकर खड़ी हो गई, मानो गोली का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। डरी हुई एना अपना पुराना वादा भी भूल गई। उसने घबराकर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एबिगेल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां उसे छू भी नहीं रही। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वहाँ से भागे। उन्होंने किसी तरह एबिगेल को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब आखिरकार उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी थी। वे किसी साधारण लड़की के साथ नहीं फंसे थे। एबिगेल एक वैम्पायर थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें इस हवेली में क्यों कैद किया गया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें लड़ना होगा। जल्दी जल्दी सभी वैम्पायर की कमजोरियों के बारे में सोचने लगे। फिल्मों में उन्होंने लहसुन, लकड़ी के खूंटे और क्रॉस के बारे में देखा था। सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने सब कुछ आजमाने का फैसला किया। सिर्फ एना को ये सब बकवास लग रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि इतनी आसान चीजें किसी ऐसे राक्षस को रोक सकती हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब अपने अपने हथियार तैयार करने में लग गए। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वे फिर उस कमरे में पहुंचे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके शरीर सुन्न पड़ गए। एबिगेल कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और वह अपने मरे हुए साथी की बिना सिर वाली लाश के साथ नाच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब वहीं जमे रह गए। लेकिन एबिगेल बिल्कुल नहीं डरी। इस बार उसने खुद पहला कदम उठाया और अगले ही सेकंड वह शिकारियों की तरफ झपट पड़ी। अगले ही पल एबिगेल बिजली की रफ्तार से डीन पर झपटी। उसने डीन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। एक आदमी ने उसके चेहरे पर लहसुन फेंकने की कोशिश की, लेकिन एबिगेल ने बिना डरे उसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर रिक भी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एबिगेल के एक ही जोरदार मुक्के ने उसे कई फीट दूर उछाल दिया। मौका देखकर माइक पीछे से उस पर टूट पड़ा। उसने एबिगेल को पकड़कर काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में माइक भी जमीन पर जा गिरा। फिर एबिगेल ने माइक के गले में लटका हुआ क्रॉस पकड़ लिया। उसने उसे झटके से तोड़ दिया। इसके बाद उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। उसने टूटे हुए क्रॉस को माइक के सीने में घोंप दिया। माइक दर्द से चीख उठा। तभी रिक फिर से खड़ा हुआ। उसने लकड़ी का नुकीला खूंटा उठाया और एबिगेल पर हमला कर दिया, लेकिन एबिगेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने वही खूंटा रिक की जांघ में घुसा दिया। रिक दर्द से तड़प उठा। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। तीनों ने समझ लिया कि वे सीधे मुकाबले में उसे नहीं हरा सकते, इसलिए वे वहाँ से भाग निकले। हैरानी की बात यह थी कि एबिगेल ने उनका पीछा नहीं किया। वह बस खड़ी होकर उन्हें एक अजीब मुस्कान के साथ जाते हुए देखती रही। अब तक हुई घटनाओं ने एना को 3 बातें साफ समझा दी थीं। पहली, फिल्मों में दिखाई जाने वाली ज्यादातर वैम्पायर कमजोरियां झूठ थीं। दूसरी, एबिगेल शुरू से उनके साथ खेल रही थी। और तीसरी, उनके पास मौजूद किडनैपिंग ड्रग शायद उस पर असर कर सकती थी। कम से कम उससे उसे कुछ समय के लिए बेहोश तो किया जा सकता था। एना ने तुरंत एक नई योजना बनाई। उसने कहा कि वे अलग अलग होने का नाटक करेंगे, जिसे एबिगेल देखेगी वह जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। उसी दौरान बाकी लोग मौका देखकर उसे ड्रग का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। योजना सुनकर सभी तैयार हो गए। उधर डीन हवेली की तलाशी ले रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने ताबूत पर पड़ी। वह बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा फिल्मों में वैम्पायर के आराम करने के लिए दिखाया जाता है। डीन घबराते हुए उसके पास गया। उसने धीरे से ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था। तभी अचानक एक चमगादड़ ताबूत के अंदर से बाहर निकला। डीन बुरी तरह डर गया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास के एक कमरे में जा गिरा। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसका खून जम गया। कमरा इंसानी लाशों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी राक्षस का कूड़ा घर हो, जहाँ शिकार के बचे हुए अवशेष फेंके जाते हों। ये भयानक नजारा देखकर डीन जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी उन्हें दूसरी दिशा से माइक की दर्द भरी चीख सुनाई दी। लकड़ी के नुकीले टुकड़े उसकी उंगलियों में धंस गए थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एबिगेल चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रही है। माइक जान बचाकर भागने लगा। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। दौड़ते दौड़ते वह अचानक रिक से टकरा गया। रिक ने उसी समय एक छिपा हुआ दरवाजा खोला था। संयोग से इस टक्कर ने माइक को गंभीर चोट लगने से बचा लिया, लेकिन एबिगेल ने तुरंत अपना निशाना बदल लिया। अब उसकी नजर रिक पर थी। वह बिजली की तरह उसकी तरफ झपटी। रिक संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसी समय एना और उसकी साथी भी वहाँ पहुँच गयी। उन्होंने मौका देखकर चुपके से ड्रग का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन सिरिंज उनके हाथ से फिसलकर लोहे के पहिए के पास जा गिरी। एना जल्दी जल्दी उसे उठाने की कोशिश करने लगी। इस बीच एबिगेल ने फिर हमला कर दिया। डीन पीछे से उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन गुस्से में एबिगेल ने उसकी बांह पर जोरदार काट लिया। डीन दर्द से चीख उठा। फिर एबिगेल ने एक और आदमी का पैर पकड़ लिया। वह उसे घसीटते हुए ऊपर उठाने लगी। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। तभी माइक पूरी ताकत से उस पर झपटा। दोनों जोर से जमीन पर गिरे। यही मौका था जिसका एना इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत सिरिंज उठा ली और बिना एक पल गंवाए दवा एबिगेल के शरीर में इंजेक्ट कर दी। कुछ सेकंड तक एबिगेल
छटपटाती रही। फिर धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी, उसकी आंखें भारी हो गईं और आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कई घंटों बाद जब एबिगेल की आंख खुली तो उसने खुद को एक मजबूत लोहे के पिंजरे के अंदर कैद पाया। बाहर खड़े लोग सावधानी से उसे देख रहे थे। उधर डीन अपनी घायल बांह को पकड़े हुए बेचैनी से खड़ा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उन्होंने सच में इस राक्षस को काबू कर लिया था या फिर असली डर अभी शुरू होना बाकी था। डीन अपनी घायल बांह को देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, शायद। ये सुनते ही डीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर रीगो ने एबिगेल से बात करने का फैसला किया। उसने तुरंत माफी मांगी। उसने कहा कि उनका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, उन्हें सिर्फ उसे किडनैप करने के लिए पैसे दिए गए थे। वे फिरौती लेकर वहाँ से चले जाना चाहते थे। लेकिन एबिगेल ये सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा कि वे सभी बहुत बड़े बेवकूफ हैं। यहाँ कोई फिरौती थी ही नहीं। यहाँ तक कि जिसने उन्हें काम पर रखा था वह भी सिर्फ उसका बटलर था। पूरा किडनैपिंग प्लान एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें उन्हें फंसाने के लिए सब कुछ पहले से तय किया गया था। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। एना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एबिगेल से पूछा कि आखिर उसके पीछे कौन है, कौन इस पूरी योजना को चला रहा है। एबिगेल कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी उसे आजाद कर देगा वह उसे जिंदा बाहर जाने देगी। ये सुनते ही माइक की आंखों में लालच चमक उठा। उसने धीरे से अपनी पिस्तौल निकाल ली। रेगो ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि एबिगेल सिर्फ उन्हें आपस में लड़वाना चाहती है। अगर उसे छोड़ भी दिया गया तो वह अपना वादा कभी नहीं निभाएगी। लेकिन माइक पूरी तरह लालच में आ चुका था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया। वह एबिगेल को छोड़ने वाला था। जैसे ही वह पिंजरे के पास पहुंचा, एना ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने गोली चलाकर माइक को घायल कर दिया। कमरे में फिर से अफरा तफरी मच गई, लेकिन एबिगेल ने हार नहीं मानी। वह लगातार सबके दिमाग से खेलती रही। कुछ समय बाद रिक अकेले उसकी निगरानी कर रहा था। एबिगेल ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा कि उसे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता पता है। रिक पहले तो चुप रहा, लेकिन आखिरकार वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। एबिगेल ने बताया कि म्यूजियम के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, दाईं तरफ लगे एक पुराने लेबल के पीछे। रिक को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जानकारी मिलते ही उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने एबिगेल को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर एबिगेल जोर जोर से हंसने लगी। उसे मजा आ रहा था, मानो वह शुरू से ही इन सब के साथ खेल रही हो। उसी दौरान एना को एक मौका दिखाई दिया। उसने खिड़की पर लगे लकड़ी के तख्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर की धूप कमरे के अंदर आ गई। जैसे ही सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथों पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी, धुआं निकलने लगा। एबिगेल दर्द से चीख उठी। वह तुरंत भागकर कमरे के एक अंधेरे कोने में छिप गई। अब सबको उसकी एक असली कमजोरी पता चल चुकी थी, धूप। आना ने देर नहीं की। उसने रीगो को उठाया और वहाँ से निकलने का फैसला किया। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सभी जानते थे कि फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह वही होगी जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच रही हो। इसलिए वे सीधे हवेली की लाइब्रेरी में पहुँचे। वहाँ बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। कुछ देर के लिए सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डीन अचानक रुक गया। उसे जैसे कुछ याद आया हो। उसने धीरे धीरे अपना घायल हाथ धूप में रखा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी त्वचा नहीं जली, उसका हाथ बिल्कुल सामान्य था। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। कम से कम डीन अभी वैम्पायर नहीं बना था। उधर रीगो गुप्त दरवाजे की तलाश में लग गया। उसने म्यूजियम में जाकर हर कोना छान मारा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब सबको समझ आ गया, एबिगेल ने उनसे झूठ बोला था। वो बस समय बर्बाद करवा रही थी। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। दिन ढल रहा था। सूरज हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहने वाला था। जैसे ही रात होगी, एबिगेल फिर से आजाद होकर उनका शिकार शुरू कर सकती थी। तभी डीन को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि हवेली के अंदर मौजूद पुराने क्वार्ट्ज मैकेनिज्म का इस पूरे रहस्य से कोई संबंध हो सकता है। शायद वही उनकी आजादी की चाबी था। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें हवेली के और गहरे हिस्सों में जाना ही था। इसलिए पूरा ग्रुप अंधेरे गलियारों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एबिगेल अभी भी परछाइयों में छिपी हुई थी। अचानक पूरे हवेली में एक पुरानी धुन गूंजने लगी। कहीं दूर से पियानो बजने की आवाज आने लगी। सबके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि एबिगेल का नया खेल शुरू हो चुका है। अचानक उस महिला के हाथ पर बना घाव अपनी आंखों के सामने भरने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका जख्म पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा, मानो किसी अंधेरी ताकत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें बदल गईं। अगले ही पल वह पागलों की तरह माइक पर झपट पड़ी। उसने सीधे उसकी गर्दन में काट लिया। माइक दर्द से चीख उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका एक पुराना साथी उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में माइक बेरहमी से मार दिया गया। उधर डीन को आखिरकार वह मैकेनिज्म मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, लेकिन अब वह भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसने बाकी दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। अन्ना को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब डीन अपनी असली हालत ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता था। स्थिति बिगड़ती देखकर एना और रेगो वहाँ से भाग निकले। दोनों पूरी ताकत से लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। जब वे वापस पहुँचे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सूरज लगभग डूब चुका था। कमरे में पहले जितनी रोशनी नहीं बची थी। उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी एना की नजर पास रखी एक बड़ी चांदी की ट्रे पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठा लिया, फिर बची हुई धूप को डीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ही रोशनी उसके हाथ पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी। अब ये साफ हो चुका था, डीन भी संक्रमित हो चुका था। उसी समय बुक शेल्फ के
पीछे छिपा एक दरवाजा अचानक खुल गया। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए एना और रेगो सावधानी से अंदर घुस गए। उनकी बंदूकें तैयार थीं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे चौंक गए। कमरे में वही बटलर मौजूद था, वही आदमी जिसने पहले खुद को मालिक बनाकर उनके सामने पेश किया था। बटलर ने तुरंत एना को पकड़ लिया, फिर उसने रेगो की तरफ देखा और एक अजीब सौदा पेश किया। उसने बताया कि कई साल पहले एबिगेल ने उसे भी संक्रमित कर दिया था, तब से वह भी एक वैम्पायर बन चुका था। उसने कहा कि इस अमर जिंदगी ने उसे खुश नहीं किया, बल्कि अपने मालिक और पूरे परिवार के लिए उसके अंदर नफरत भर दी। सालों से वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। बटलर ने आगे बताया कि उसने कैमरों के जरिए रीगो को देखा है। उसे पता था कि रीगो किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता है, इसलिए उसने एक प्रस्ताव रखा। अगर रीगो उसकी मदद करे और एबिगेल को खत्म कर दे तो वह उसे भी वैम्पायर बना देगा, एक ऐसा वैम्पायर जो उसके नियंत्रण में नहीं होगा, बल्कि पूरी आजादी के साथ अमर जिंदगी जी सकेगा। हालात इतने खराब थे कि रेगो के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने हामी भर दी। बटलर ने एना को बेहोश कर दिया, फिर उसने रेगो की गर्दन में काटा और अपना खून उसके मुंह में टपका दिया। कुछ ही देर में रेगो का शरीर बदलने लगा, उसकी नसें उभर आईं, उसकी आंखों का रंग बदल गया और आखिरकार उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, वह भी एक वैम्पायर बन चुका था। लेकिन बटलर ने एक बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि रेगो अब उसका वफादार बन चुका है। जैसे ही वह एना को मारने के लिए आगे बढ़ा, रेगो ने पीछे से लकड़ी का नुकीला खूंटा उठाया और पूरी ताकत से बटलर के सीने में घोंप दिया। बटलर दर्द से चीख उठा। कुछ ही पलों में उसका अंत हो गया। अब रेगो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अपने पुराने साथियों को बचाना चाहता था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एबिगेल अंदर आ गई। उसे पहले से पता था कि बटलर उससे नफरत करता है। असल में वह काफी समय से यह सब देख रही थी। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि बटलर उसके खिलाफ क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर बाद एबिगेल और रेगो आमने सामने खड़े थे। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कमरा पूरी तरह तबाह होने लगा। इसी दौरान एना को होश आ गया। उसने मौका देखकर एक मैकेनिज्म चालू किया, फिर वहाँ से भागने लगी, लेकिन रेगो ने उसे देख लिया। वह तेजी से उसके पीछे पहुंचा और उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया। एना मौत के मुंह में जाने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में एबिगेल ने छलांग लगाई और उसे नीचे गिरने से बचा लिया। अब एबिगेल के हाथ में पहले वाली ताकत नहीं बची थी। उसकी पुरानी चोट उसे कमजोर कर रही थी। इसी वजह से उसने एना को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर वे दोनों मिलकर रेगो को हरा दें तो वह अपना वादा निभाएगी और एना को जिंदा जाने देगी। काफी सोचने के बाद एना ने उस पर भरोसा कर लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रेगो पर हमला कर दिया। एक लंबी और खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार दोनों उसे गंभीर रूप से घायल करने में सफल हो गईं। रेगो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। एबिगेल ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। वह सचमुच एना को जाने देने वाली थी, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक नई आहट गूंजी। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहाँ एक आदमी खड़ा था, एबिगेल का पिता। आखिरकार वह सामने आ चुका था। उसे शुरू से सब कुछ पता था। उसने पूरी घटना को दूर बैठकर देखा था और उसने कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी बेटी की ताकत और काबिलियत को परखना चाहता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह सच में एबिगेल का फैसला मानेगा या फिर एना को हमेशा के लिए इस परिवार का राज अपने साथ लेकर मरना पड़ेगा। लेकिन एबिगेल अपने पिता को रोक लेती है। वो कहती है कि एना ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए उसका पिता एना को जाने देता है और आखिरकार एना इस नरक जैसी हवेली से बाहर निकल जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।